अधिकतर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर पिछले समय जो क्वेश्चंस आता है अधिकतर किस पब्लिकेशन किताब से आता है या कौन सा पब्लिकेशन किताब पढ़ें, कौन सा ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। तो पहले पहले मुझे भी कंफ्यूजन होता था क्योंकि मैं भी बहुत सारा पब्लिकेशन पढ़ते रहता हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ। सरस्वती पब्लिकेशन है, अविचल प्रकाशन है, फुल मार्क्स है, जितना भी अरिहंत भी देख लेता हूँ, जो जितना कुछ पब्लिकेशन ओसवाल भी देख लेता हूँ। तो जो जो चीज़ आता है उसको मैं देख लेता हूँ। लेकिन पिछले साल अचानक में मैं जब तैयारी कर रहा था बच्चों को, तो पिछले साल अचानक में मैंने देखा सीबीएसई की वेबसाइट पर एक पूरा का पूरा एनसीईआरटी का बुक पड़ा हुआ है। जब मैंने उसको अध्ययन करना शुरू किया वहाँ ऑनलाइन ही, तो मैंने देखा कि उसी से तो बहुत सारा क्वेश्चन आता है। फिर मैंने उसको पूरा का पूरा डाउनलोड कर लिया था, प्रिंटिंग में पैसा लगा, लेकिन ये एक बुक तैयार हो गया। ये पूरा बुक आप देखेंगे सामने से तो एनसीईआरटी का ये पूरा बुक है। तो ये पूरा आपका बुक जो है, ये जो तैयार हुआ है बुक, इसमें से मैंने बहुत जगह ये भी किया हुआ, चुना हुआ 396 यानी करीब करीब 400 पेज का ये बुक तैयार हो गया। इसको मैंने पूरा निकलवा लिया। क्यों निकलवा लिया कि जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था पिछले 10-15 साल के, तो मैं देख रहा था अधिकतर ऑब्जेक्टिव बेसिस से। और मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्या कहा था कि ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत जरूरी है। क्यों? जिसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, वो सब्जेक्टिव तो लिख ही लेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मिला ही हुआ रूप सब्जेक्टिव होता है। तो चैप्टर 1 से इसी बुक से और बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आए हुए थे सबसे मिलाकर मैंने ये पीवाईक्यू तैयार किया है। प्रीवियस क्वेश्चन अनुसार जो है ऑब्जेक्टिव तैयार किया हुआ है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको देखते हैं। विच फंक्शन इज द ब्रेन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। अब पहला चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स देखेंगे तो उसमें पोस्ट को यानी पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग और सीओ से कंट्रोलिंग। ये 5 मेन है किसी भी मैनेजमेंट का। हेनरी फेल जो है इसके जन्मदाता माने जाते हैं। मैनेजमेंट के जितने भी बुक्स पढ़ेंगे आप, उनके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो वहां से उनके बारे में जैसे आप अध्ययन करेंगे तो मैनेजमेंट का पूरा पार्ट हो जाएगा। वो मास्टर्स में हम लोग उनके बारे में ज्यादा पढ़े थे। ये जो है आपका जो है ये फटाफट हम लोग आ जाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आएगा। 192 क्वेश्चन, इसलिए हम लोग को जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीटेटिव लगेगा लेकिन अलग है, और ये घुमा फिरा के पूछता है। जैसे विच फंक्शन द ब्रेन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। तो ब्रेन क्या है? प्लानिंग। प्लान क्या है? कुंज और ओडोनेल ने क्या लिखा था? प्लान इज टू थिंक इन एडवांस। प्लान इज टू थिंक इन एडवांस what to do, when to do, how to do and by whom it will done। माने किसके द्वारा किया जाए, कब किया जाए, कब तक और कैसे किया जाएगा। तो ये सारा कुछ एडवांस में सोचना, जिसको एलन ने कहा था ए प्लान ए ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। तो प्लान जो है ट्रैप है जिससे हम लोग फ्यूचर को पकड़ते हैं। तो ये भी कभी कभी पूछता है रे कि किसने क्या कहा, क्योंकि ये इसकी बुक में इस डिफिनेशंस क्लियरली पूरा वैसा नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ समझाया हुआ है हर चीज के बारे में। उसके अनुसार देखिए विच फंक्शन द ब्रेन, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है अधिकतर। विच फंक्शन द ब्रेन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो प्लानिंग, क्योंकि मेन प्लानिंग से ही सब चीज होता है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा तो सबसे पहले क्या है, मैंने प्लान किया कि ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव अगर बच्चे समझ गए। और मैंने ये भी पिछले वीडियो बताया था कि जो पिछले बार के 2-3 के हमारे टॉपर रहे हैं, जिनका 99, 98 इस सब में 93 तक में भी जिसका अटके, जैसे ऋषि का मैंने बताया था और प्रथम का बताया था, और भी बच्चों का जितना 98, 99 पे, रवि रंजन का तो 99 पे अटका। तो सबका क्या कैसे हुआ, तो सबका 97 पे। अरसलान एक कल ही मुझे बताया था कि अरसलान को उनका 97 आता। तो ये 3 अंक कैसे, तो सबका ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव हम लोग को मजबूत कर लेना है, और सब्जेक्टिव कैसे लिखना है उसका तो वीडियो मैंने डाल ही दिया है। प्लानिंग प्रोवाइड्स ए व्यू ऑफ क्या चीज का, तो फ्यूचर इवेंट्स जो होता है, जो थिंक एडवांस, तो फ्यूचर इवेंट्स का एक व्यू प्रदान करता है क्या, प्लानिंग। ठीक है, अब चारों आप पढ़ना चाहे तो चारों पढ़ लीजिएगा। ऐसे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक पे भी डाल दूंगा। लेकिन मेरे साथ चलने से आपको फायदा क्या होगा कि मैं उसके इर्द गिर्द भी कोई क्वेश्चन होगा या कंफ्यूजन में, वो भी मैं बताते चला जाऊंगा। द फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग से शुरू होता है। Which function bridges the gap between where we are and where we want to go? ये भी है प्लानिंग। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्लानिंग के बारे में इतना तरह क्वेश्चन घुमा के पूछा जा चुका है। प्लानिंग इज ए डैश प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है, तो ये मेंटल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हम लोग सोचते हैं, तो मेंटल प्रोसेस है ये। ठीक है,
व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्लानिंग? तो देखिए, याद रखिए, पोस्ट को POSDCO, तो इसी के सीक्वेंस में आएगा। जब भी पूछ सकता है कि स्टाफिंग के बाद क्या है, तो डायरेक्टिंग के बाद क्या है, तो कंट्रोलिंग। व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट? तो कंट्रोलिंग। ठीक है, ऐसे तो हम लोग का बी बजटिंग तक था, लेकिन यहाँ CO तक ही आपको पढ़ना है। तो आपके सिलेबस जब भी आंसर देना है आपको नॉलेज कितना भी ज्यादा हो, मैं पहले ही बता चुका हूं, नॉलेज कितना भी ज्यादा आपका है या कितना भी इधर का नॉलेज है, आपको अपने सिलेबस से स्टिक रखना है नॉलेज को, याद रखिएगा। फिर चलिए, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्लानिंग? तो प्लानिंग के बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, पोस्ट को में ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क या रिसोर्सेज। ठीक है, वर्क रिसोर्सेज को जो है ऑर्गेनाइज करना, ठीक ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना, और ऐसे उसके लिए जब पब्लिक रिक्रूट करेंगे तो स्टाफिंग में आ जाएगा कि कौन आदमी किस चीज के लिए उपयुक्त है। जब वो करेंगे तो स्टाफिंग आ जाएगा। और ऑर्गेनाइजिंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क्स और रिसोर्सेज में ऑर्गेनाइज करना चीजों को अपने जगह पर। विच फंक्शन क्रिएट्स ए हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट? तो नीचे से ऊपर कौन रहेगा, मतलब कि सबसे नीचे वर्कर कौन है, उसके ऊपर मैनेजर कौन है, उस मैनेजर का सुपरवाइजर कौन है। अगर इस तरह से हायरार्की कौन करता है, तो ये करता है ऑर्गेनाइजिंग ही, इसको क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को। ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। विच फंक्शन क्रिएट्स ऑर्गेनाइजिंग? ठीक है, एक्सिक्यूशन ऑफ द प्लान इज प्राइमरी पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एक्सिक्यूशन ऑफ प्लान क्या है, उसका प्राइमरी चीज क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के जस्ट बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हैं हम लोग, यानी ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है। स्टाफिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि कौन काम करेगा, तो आदमी काम करेगा, तो ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा। तो स्टाफिंग रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन आर पार्ट्स ऑफ। अब देखिए, मैंने पहले कहा था, जब भी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन आएगा लोगों का, ह्यूमन रिसोर्सेज का, वो कौन करेगा? दैट इज स्टाफिंग। ठीक है, यानी बी स्टाफिंग। 12, इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जब भी किसी का सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन उनका होता है ऑर्गेनाइजेशन से और कैसे क्या काम करना है, तो उसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट, विच फंक्शन इन्वॉल्व्स गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल? डायरेक्टर का काम क्या, डायरेक्शन देने का काम क्या है? यहां पर लीडर है डायरेक्टर, तो लीडर क्या करेगा? तो ये गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल, ये भी गाइड भी करना है, इंस्पायर भी करना है। यानी डायरेक्टिंग का अगर कहीं पर डिफिनेशन देखिएगा, तो डिफिनेशन क्या है, अगर पूछा कभी ऑप्शन में, हो सकता है आगे है शायद, तो डायरेक्शन का ये होता है कि टेल पीपल व्हाट टू डू एंड ऑल्सो मोटिवेट हाउ टू डू, यानी कि कहे पीपल से कि क्या करना और कैसे करना, भी समझाए और उसको मोटिवेट भी करे करने के लिए। तो ये है विच फंक्शन वाज गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल, तो बी डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। डायरेक्टिंग ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिए और छोड़ दिए तो नहीं होगा, तो डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज फॉल्स अंडर डायरेक्टिंग, यानी डायरेक्टिंग से रिलेटेड ये सब पूछता है। स्क्रॉल 16 से 16 को ऊपर तक ले जाइए, यहां तक। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ, किसके साथ? तो स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए हुए हैं, द स्टैंडर्ड वी हैव ऑलरेडी सेट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है जब स्टैंडर्ड सेट करता है, स्पोर्ट्स में जब हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, देखिए सारा चीज आपको स्पोर्ट्स से रिलेट करना है, तो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है या स्पोर्ट्स का जो फंक्शन है उसका स्टैंडर्ड सेट किया, उसके अनुसार होता है। तो कंट्रोलिंग वाज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स वी हैव ऑलरेडी सेट। द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, मैंने कहा था ये जरूर आएगा, तो वो हो गया कंट्रोलिंग। क्यों? पोस्ट को का लास्ट होगा CO। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन टेकिंग डैश एक्शन, करेक्टिव एक्शन। कंट्रोलिंग क्या होता है? लोगों को सारा चीज जो कर लिए हम लोग, डायरेक्शन कर लिए, ऑर्गेनाइजिंग कर लिए, स्टाफिंग कर लिए, सब चीज कर लिए, उस सबको कंट्रोल मैनर में करेक्टिव करना, करेक्टिव एक्शन को डालना, यही है कंट्रोलिंग। ठीक है, अब 19, which function ensures that activities are performed as per plan, that is controlling।
प्लान के अनुसार सब कुछ चल रहा है कि नहीं, प्लानिंग तो शुरू में किया, लास्ट में प्लान के अनुसार सब कुछ चल रहा है कि नहीं, इसको लास्ट में देखेंगे कंट्रोलिंग के द्वारा। ठीक है, स्मूथ कंडक्ट ऑफ ए स्पोर्ट्स इवेंट डिपेंड्स ऑन गुड प्लानिंग। कभी भी स्मूथ कंडक्ट जो है वो गुड प्लानिंग, पहला प्लानिंग ही सब कुछ अच्छा से कर लेंगे तो सब कुछ हो, क्योंकि प्लानिंग के अंदर यदि आ जाता है सब चीज, प्लानिंग में ही ये भी आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग कैसा होगा, स्टाफिंग कैसा होगा, आपका डायरेक्टिंग कैसा होगा, कंट्रोलिंग कैसा, ये सब प्लान के अंतर्गत आता है। ठीक है, गुड प्लानिंग। प्रोफेशनल मैन पावर इज ए पार्ट ऑफ, प्रोफेशनल मैन पावर किसका पार्ट है? देखिए अभी हम लोग चल रहे, इसके बाद फिर टूर्नामेंट पे आएंगे, टूर्नामेंट से बहुत सारा क्वेश्चन होगा, फिर स्पेशल जो हमारा इवेंट्स होता है उस पर होगा। ठीक है, इसको सोशल कम्युनिटी प्रोग्राम जिसको कहते हैं, तो ये पूरा चैप्टर में इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, फिर सोशल, वहां तक जाएंगे हम लोग। प्रोफेशनल मैन पावर इज ए पार्ट ऑफ बोथ ए एंड बी, डी नन नहीं होगा, प्लानिंग और स्टाफिंग दोनों जो है प्रोफेशनल मैन पावर है। ठीक है, बेसिकली तो बी है स्टाफिंग, लेकिन यह प्रोफेशनल मैन पावर जो पार्ट ऑफ, तो प्रोफेशनल मैन पावर प्लानिंग के लिए भी तो चाहिए, प्लान भी तो ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए अगर प्लानिंग के बदले कुछ और अगर रहता है यहां तो सिर्फ स्टाफिंग होता है। ठीक है, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग अगर होगा तो आपकी अनसर्टेनिटी नहीं होगी। और एक लाइन है कि प्रॉपर प्रायर P6 फॉर्मूला है उसका, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। P6 फॉर्मूला, आप प्लानिंग के बारे में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा 3 नंबर का तो आप उसको डाल सकते हैं, और या कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रॉपर प्रायर व्हाट इज P6 फॉर्मूला, तो प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, ये 6 P6 फॉर्मूला है। तो उसके अनुसार है कि प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग इंकरेजेस इनोवेशन, क्योंकि प्लानिंग करेंगे अच्छे से तो इनोवेशन होगा कि कैसे हम ठीक कर सकते हैं, बैठ के सोचेंगे, पूरा थिंक टैंक बैठता है प्लानिंग के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का। विच फंक्शन इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग, ट्रेनिंग स्टाफिंग का पार्ट है, क्योंकि स्टाफ को ही रिक्रूट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, उन्हीं का ओरिएंटेशन भी किया जाता है। गाइडिंग इज ए कीवर्ड फॉर, गाइडिंग किसका है, तो डायरेक्टर क्या करता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है लोगों को, ये सब। डायरेक्टिंग रिक्वायर्स विच क्वालिटी इन ए मैनेजर, डायरेक्टिंग तो रिक्वायर्स विच क्वालिटी इन ए मैनेजर, तो बोलता है लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि जिसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है वो लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते। ये तो इजीली आप नहीं पढ़े रहते तो कर लेते इसको। विदाउट डैश प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आर मीनिंगलेस, किसके बिना, तो डायरेक्टिंग के बिना प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग मीनिंगलेस है। अगर कोई डायरेक्टर ही नहीं है तो अच्छी स्टोरी अगर है भी, अगर अच्छा, अगर आपके पास सब कुछ है, स्टाफ अच्छा है, तो कोई काम का नहीं है। तो विदाउट डायरेक्टिंग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आर मीनिंगलेस। और अगर डायरेक्टिंग भी अच्छा है लेकिन प्लानिंग ही नहीं किया तो भी सब जुड़ा हुआ है आपस में। इवेल्युएशन ऑफ द इवेंट इज पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग, इवेल्युएशन लास्ट में होता है तो कंट्रोलिंग लास्ट में होता है, तो इवेल्युएशन इज द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स वी नीड मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट पूरा मिला के पूछ दिया कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया उसका प्री डिटरमाइंड गोल जो है उसको पूरा करने के लिए प्लानिंग। टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स वी नीड, 29 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं, टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स वी नीड मैनेजमेंट, वही मैनेजमेंट में पोस्ट को पूरा आता है, पोस्ट को मैनेजमेंट का ही पार्ट है। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स मस्ट बी, देखिए एक चीज, प्लानिंग तो हम लोग कोई भी चीज के लिए कर रहे हैं, जैसे मैं भी प्लानिंग कर रहा हूं कि 10 चैप्टर का जो है 1 शॉट भी बना दूंगा, 10 चैप्टर का जो है ऐसे ही जो है जितना भी आज तक ऑब्जेक्टिव आया सब डील कर दूंगा, लेकिन ये प्लानिंग फ्लेक्सिबल होता है। अब जैसे मुझे तुरंत कहीं जाना है 4 दिन के लिए, तो फिर बाहर निकलना है, थोड़ा सा ये प्लान गड़बड़ाएगा, हो सकता है कुछ और, लेकिन हाँ फ्लेक्सिबल होगा, एम चेंज नहीं होगा, तो वो सिर्फ फ्लेक्सिबल है। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल, प्लानिंग लाइफ का भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। रिजिड होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नीचे भी गिरेंगे ऊपर भी उठेंगे, उसी से जीवन चलता है। द प्राइमरी एम ऑफ मैनेजमेंट इज इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, 31 नंबर क्वेश्चन। द प्राइमरी एम ऑफ मैनेजमेंट इज इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी, याद रखिएगा। एक ऐसे ही मैं हिंट दे रहा हूं, जब भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई भी ऑब्जेक्टिव, तो अधिकतर 90% टाइम, ऐसा नहीं 100% नहीं, क्योंकि बोलेगा सर ने कह दिया गलत हो गया,
90% टाइम क्या होता है, जो लंबा ऑप्शन होता है, तो लंबा ऑप्शन अधिकतर दिया ही हुआ क्यों रहता है, तो लंबा ऑप्शन अगर किसी में है और आपको समझ नहीं आया तो यानी कि लंबा वाला ऑप्शन का ज्यादा चांस रहता है अधिकतर, जितना मैंने देखा है अभी तक। लेकिन हाँ, इसको आप मान के नहीं चलिएगा, जहां आता है ठीक से वही वो कीजिए, जहां नहीं आता उसके लिए मैंने हिंट किया। आइडेंटिफाइंग की पोजीशन इज पार्ट ऑफ स्टाफिंग। आइडेंटिफाइंग की पोजीशंस ऑफ इज पार्ट ऑफ, की पोजीशन किसका क्या रहेगा, तो स्टाफिंग ही तय करता है, रिक्रूटमेंट वही तय करता है कि किसको कहाँ रिक्रूट करना है, किस पोजीशन के लिए। एंड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट शोज, क्या क्या चार्ट शो करता है, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसे चार्ट में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपके जो भी पोस्ट दिए गए हैं उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेकिंग करेक्टिव मेजर्स इज एसेंस ऑफ कंट्रोलिंग, जो कि लास्ट आपका जा रहा है वो सब कंट्रोलिंग में आता है क्योंकि सब कुछ करिए तब ना करेक्टिव मेजर लेंगे, सब कुछ करिए तब तो इवैल्यूएशन करेंगे, तो सब कुछ करने के बाद वाला कंट्रोलिंग में आएगा। प्लानिंग इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज करता है, कोऑर्डिनेशन। प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, इफिशियंसी, टाइम मैनेजमेंट सब प्लानिंग के द्वारा आता है। विच फंक्शन क्रिएट्स द स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजिंग इज द स्केलेटन ऑफ। अभी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच फंक्शन क्रिएट्स द स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था। विच फंक्शन क्रिएट्स, अब ये बोर्ड में पूछा था या प्री बोर्ड का भी पूछा था कि विच फंक्शन क्रिएट्स द स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। रिक्रूटमेंट इज डन एज पर, इन्हें नहीं किसी कंपटीशन में पूछा था, मैं नवोदय के लिए तैयारी कर रहा था उस समय ये वाला क्वेश्चन है। तो विच फंक्शन क्रिएट्स द स्केलेटन, रिक्रूटमेंट इज डन एज पर, तो रिक्रूटमेंट इज डन एज पर ऑर्गेनाइजेशनल नीड, ठीक है। विच फंक्शन इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड, तो कंट्रोलिंग इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड, लास्ट में हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वो हमारे कंट्रोलिंग में आता है। 39 डायरेक्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, डायरेक्टिंग इज ऑल्सो नोन एज लीडिंग, डायरेक्टिंग ऑल्सो नोन एज लीडिंग। डायरेक्टिंग क्या है, लीडरशिप क्वालिटी से आता है, तो लीडिंग। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड, जैसे मैंने पहले कहा कि मैनेजमेंट पोस्ट को सब इंटर रिलेटेड है, तो पहले ही मैंने कह दिया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड। हु इज द हेड ऑफ द स्कूल लेवल, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है और बहुत इजी है। स्कूल लेवल का जब भी कुछ भी अगर कमेटी बनेगी तो हेड कौन होगा, तो प्रिंसिपल होंगे, चाहे वो लेडी प्रिंसिपल हो या जेंट्स प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल होंगे। अब स्पोर्ट्स इवेंट में नेक्स्ट पूछेगा इसका हायरार्की कि प्रिंसिपल के जस्ट नीचे कौन होंगे, तो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ही रहते हैं नेक्स्ट, उसके नीचे बाकी सब लोग रहते हैं अगर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहा है तो। ये मैंने पहले बता दिया, कहीं पूछ सकता है व्हाट विल द सेकंड स्टेप आफ्टर प्रिंसिपल इन ए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, तो सेकंड स्टेप में पीईटी आएंगे, फिजिकल टीचर्स स्कूल लेवल पे। लेकिन हाँ अगर कॉलेज लेवल पे हो रहा है तो वहां पर होते हैं डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एक पोस्ट होता है वहां के लिए। द एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ओवरसीज, द एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर क्या ओवरसी करता है, तो सभी कमेटी को। देखिएगा कि बुक्स में अगर दिया होगा और इसमें भी दिया हुआ है हायरार्की, तो सबसे ऊपर में दिया हुआ है या तो डायरेक्टर या चेयरपर्सन स्लैश प्रिंसिपल, उसके नीचे में जो है सारी कमेटी रहती है। तो जो मेन कमेटी है वो सारा चीज देखती है, द एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर जो होते हैं वो सारे कमेटी को देखते हैं, सारी कमेटी उनको रिपोर्ट करती है कि काम ठीक से चल रहा है कि नहीं। विच कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिसिटी, पब्लिसिटी कमेटी कौन करता है, तो जो मार्केटिंग कमेटी है वही पब्लिसिटी कमेटी भी होता है, ठीक है। जो मार्केटिंग कर रहा है चीजों का वही पब्लिसिटी का भी पार्ट होता है, ठीक है। इसी को अगर ऑप्शन में एडवर्टाइजिंग कर देगा, एडवर्टाइजमेंट, तो भी एडवर्टाइजिंग भी वही होगा। पब्लिसिटी कमेटी, एडवर्टाइजिंग कमेटी और मार्केटिंग कमेटी सब इंटररिलेटेड है, अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग भी दिया हुआ है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और कभी कभी पूछ भी सकता है, इसलिए याद रखिए एडवर्टाइजिंग कमेटी भी रिलेटेड है। प्रिपरेशन ऑफ बजट इज डन बाय फाइनेंस कमेटी, ये तो आप जानिए जो फाइनेंस देख रहा है वही प्रिपरेशन करेगा। हु प्रिपेयर्स द फिक्चर्स, तो टेक्निकल कमेटी, और इसी को ऑफिशिएटिंग कमेटी भी कहीं कहीं पे लिखते हैं। टेक्निकल कमेटी का एक पार्ट है ऑफिशिएटिंग कमेटी, जो कि मैच कराते हैं। जो स्पोर्ट्स से जुड़े हो जानते होंगे, जो स्पोर्ट्स से नहीं जुड़े उनको बताते हैं कि जो भी लोग मैच कराने वाले लोग होते हैं, एम्पायर, रेफरी और जो भी बॉल बॉय, लाइन मैन, जितने भी लोग होते हैं, टाइम कीपर, जितने भी लोग जुड़े रहते हैं,
सारे के सारे स्कोरर जितने भी लोग जुड़े होते हैं वो सारे को ऑफिशियल कहा जाता है, जो टेक्निकल कमेटी का पार्ट है। तो कभी ये भी पूछ सकता है कि कौन जो खिलाते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है, दोज हु कंट्रोल द गेम्स या एम्पायर, रेफरी एंड ऑफिशियल आर कॉल्ड। तो ऑफिशियल से ऑप्शन में तो ऑफिशियल वहां लिखिएगा, और वो किसके पार्ट है, तो टेक्निकल कमेटी का पार्ट है। ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, मेडिकल फैसिलिटी किसका पार्ट है, तो लॉजिस्टिक। ठीक है। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट क्या देखता है, जितना आपका बोर्डिंग और लॉजिंग से रिलेटेड जितना चीज है, सामान का रख रखाव से लेके अंदर का जो कहाँ लोग रह रहा है, कैसे रह रहा है, उससे लेके जितना और सब अंदर का चीज है वो सारा मेडिकल फैसिलिटी लॉजिस्टिक, क्योंकि मेन डिपार्टमेंट ही नहीं जा रहे, उसी का सब पार्ट्स है। लेकिन आपको अधिकतर अगर पूछेगा व्हाट आर द कमिटीज, तो लॉजिस्टिक लिखने के बदले आपको पार्ट्स में तोड़ के लिखना है। मैंने एक वीडियो में समझाया हुआ है, टूर्नामेंट करा रहे हैं तो कौन कौन से कमेटी से शुरुआत होगा, कहां से काम शुरू होगा और कहां तक खत्म होगा, तो वहां प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट में क्या क्या काम आ रहा है सब मैंने समझाया हुआ है। लॉजिंग इस बार फिर से मैं सबका वन शॉट बनाऊंगा, सारा फिर से समझा दूंगा ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव को समझने में आपको दिक्कत ना हो। पिछला वीडियो को भी मैं डाल दूंगा, 24 से सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो वहां का भी आप वन शॉट देख सकते हैं, लेकिन मैं और बेहतर तरीके से, क्योंकि मैं हर साल चाहता हूं कि अपने आप को और अपग्रेड करूं ताकि बच्चों को और बेहतर बता पाऊं। तो लॉजिंग एंड बोर्डिंग फॉल्स अंडर लॉजिस्टिक आएगा। विच कमिटी हायर्स ऑफिशियल या रेफरी, तो टेक्निकल कमिटी ही करती है। द बैकबोन ऑफ एनी टूर्नामेंट इज बैकबोन हर किसी का एक ही है, फाइनेंस। मैं यहां अगर खड़ा हूं बोल रहा हूं आपके हेल्प के लिए, तो मुझे यहां से तो एक भी पैसा नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि मुझे सैलरी मिलती है कहीं से, तो उसके लिए बेसिक नीड्स पूरा है तो आदमी हेल्प के लिए जाता है कभी भी। तो जो लोग मुझे जानते हो तो जानते हैं कि मैं पिछले 25-26 साल से ऐसे भी शाम में भी जाता हूं तो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते रहता हूं या गाइड करता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जो है ये तब जबकि फाइनेंस ठीक है, बैकबोन ठीक है। तो ये याद रखिएगा, द बैकबोन ऑफ एनी टूर्नामेंट या बैकबोन ऑफ एनी मैनेजमेंट इज कॉल्ड फाइनेंस। पैसा होना जरूरी है। हु मेक्स द इन्विटेशन कार्ड्स, तो आपका लॉजिस्टिक वाला ही इन्विटेशन कार्ड बनाता है, उसको लोगों के लिए अरेंजमेंट्स करता है। मेन काम लॉजिस्टिक का ही रहता है सारा। रजिस्ट्रेशन ऑफ टीम्स इज डन बाय, तो ये भी रजिस्ट्रेशन ऑफ टीम भी लॉजिस्टिक आप जानते हैं, जो वेलकम कमिटी तो वो भी लॉजिस्टिक के अंतर्गत आता है, क्योंकि स्कूल के अंदर जो या टूर्नामेंट जहां हो रहा है उसके अंदर का जो भी फंक्शन हो रहा है वो सब लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट, लोगों का रहना होना भी, फूडिंग जो है उसी का एक पार्ट है। हु प्रोवाइड्स द रिफ्रेशमेंट, तो ये भी लॉजिस्टिक के द्वारा, मैंने कहा ना फूडिंग भी उसी का एक पार्ट है, पहले ही कह दिया था। सेटलमेंट ऑफ बिल इज ए पोस्ट इवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल का सेटलमेंट कब होगा, तो शुरू में कैसे हो जाएगा, सब चीज लेके आए, बिल का सेटलमेंट तो बाद में ही करेंगे, तो ये पोस्ट इवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस पे भी क्वेश्चन पूछता है क्या है प्री क्या है ड्यूरिंग क्या है पोस्ट, 3 तरह की कमिटीज का काम फंक्शन है। क्लीनिंग द वेन्यू आफ्टर द मैच इज द ड्यूटी ऑफ टेक्निकल कमेटी। क्यों, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, क्योंकि मैच से रिलेटेड जो चीजें होंगी डायरेक्टली वो टेक्निकल चीजें हैं। हु हैंडल्स द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, तो लॉजिस्टिक कमेटी ही जो मेन है वही उसको देखती है। ऐसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की एक अलग कमेटी ही बना दी जाती है लॉजिस्टिक के एक पार्ट में। लॉजिस्टिक यहाँ पे लिखा हो, लेकिन अगर आपसे पूछेगा और ऑप्शन में अगर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी अलग से है तो वो, या क्लोजिंग सेरेमनी कमेटी है तो वो आ जाएगा। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ स्कोर शीट्स इज द ड्यूटी ऑफ टेक्निकल कमेटी, क्योंकि ये स्कोर शीट हर कोई मेंटेन नहीं कर सकता, टेक्निकल आदमी ही कर सकता है, ऑफिशियल ही कर सकता है। ऑफिसिएटिंग कमेटी या टेक्निकल कमेटी। बाइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज ए, पहला होगा प्री, क्योंकि पहले ही खरीदेंगे ना सब चीज। बाइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जैसे खेल होगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदना है तो पहला हो जाएगा। ठीक है। फाइनलाइजिंग द चीफ गेस्ट इज डन बाय टॉप लेवल, क्योंकि जो ऊपर का हायरार्की है, जो मेरे चेयरपर्सन हम लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, चेयरपर्सन, प्रिंसिपल, ये जो है डायरेक्टर, ये लोग सब टॉप लेवल जो है चीफ गेस्ट को फाइनलाइज करते हैं, नीचे से नहीं होता। वो नीचे वाले सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सजेशन मानना नहीं मानना सब ऊपर के लेवल है। प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इवेंट इज ए पोस्ट ड्यूटी, क्योंकि जब सब चीज हो गया तब आपने एक बार ऊपर कर लीजिए, जब एक बार यहां तक आ जाए तब एक ही बार ऊपर कीजिए, क्योंकि हिलते रहेगा ना तो डिस्टर्ब होते रहेगा।
प्रिपरेशन, विच कमिटी इंटरेक्ट्स विद द मीडिया, मीडिया के साथ कौन इंटरेस्ट करते हैं, मार्केटिंग, मार्केटिंग वाली या एडवर्टाइजमेंट कमिटी जो है यही डील करती है आपके इसके साथ, मीडिया के साथ। अरेंजिंग द ट्रांसपोर्टेशन फॉर प्लेयर इज, ये भी लॉजिस्टिक में ही आता है, जबकि ये ट्रांसपोर्ट कमेटी अलग से होती है इसी के अंतर्गत। वेरिफिकेशन ऑफ प्लेयर एलिजिबिलिटी इज डन बाय, ये टेक्निकल कमेटी, क्योंकि किसको खिलाना है, अंडर 14 कौन है, 17 कौन है, 19 कौन है, ये जाना टेक्निकल कमेटी का ही काम है। अब एक बार में पूरा कर दीजिए, 62 तक था, 63 से, यस थोड़ा सा नीचे इनका, प्रोक्योरमेंट ऑफ ट्रॉफीज इज ए डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पहले ही से हम लोग ट्रॉफी भी खरीद के रखेंगे, ऐसा नहीं कि ट्रॉफी खरीदेंगे जब टूर्नामेंट के लिए लोग आ गए उसके बाद हम लोग ट्रॉफी खरीद रहे हैं, पहले से खरीद के रखा हुआ रहता है सब चीज। द ज्यूरी ऑफ अपील इज पार्ट ऑफ टेक्निकल, क्योंकि ज्यूरी ऑफ अपील जो होता है टेक्निकल कमेटी के अंतर्गत ही आता है। मैनेजिंग द वीआईपी लॉन्च इज डन बाय लॉजिस्टिक, क्योंकि लॉजिस्टिक लोग ही सारा चीज करते हैं, ठीक है। 66 से आइए, सेरेमोनियल कमेटी इज ऑफन ए सब पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक वाले सब सेरेमोनियल कमेटी का काम करते हैं, जैसे ओपनिंग सेरेमनी कमेटी होता है, क्लोजिंग सेरेमनी कमेटी होता है, तो ये सारा सेरेमनी कमेटी जो है वो सारा अरेंजमेंट लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट ही करता है। लेकिन ये लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट यहाँ पर बार बार इसलिए लिखा हुआ क्योंकि एक बड़ा टर्म है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चंस में इसको तोड़ के लिखता है। तो सेरेमनी कमेटी का है ओपनिंग का सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, उसके अंदर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, उसके बाद अनाउंसमेंट कमेटी, सब अलग अलग कमेटी, छोटा पार्ट भी टूटा रहता है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी, ये कमेटी टूटे रहते हैं। हु डिसाइड्स द रूल्स ऑफ द गेम्स, तो टेक्निकल कमेटी ही डिसाइड करेगी। ये तो मैंने पहले ही कह दिया, टेक्निकल कमेटी लिखा रहेगा चाहे ऑफिशिएटिंग कमेटी लिखा रहेगा, तो आप देख लीजिए ऑफिशियल्स कमेटी। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश इज फाइनेंस है। और 69, सोशल मीडिया हैंडल्स आर मैनेज्ड बाय, किसके द्वारा होगा, तो मार्केटिंग के द्वारा ही होगा या एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ही होगा। अब 70 से, इंश्योरिंग फर्स्ट एड इज अवेलेबल, लॉजिस्टिक, ठीक है। फर्स्ट एड कमेटी अपने आप में कमेटी है, लेकिन वो लॉजिस्टिक कमेटी के अंतर्गत ही आता है, यानी रख रखाव जितने भी चीजों का सब लॉजिस्टिक है। क्रिएटिंग द इवेंट वेबसाइट इज, ये किसका है, मार्केटिंग का। इवेंट का वेबसाइट तैयार करके उसका एक अलग से कुछ बना दिए, लोगो अलग से कुछ क्रिएट कर दिए, छोटा सा शॉर्ट रील, ये सब उनका काम है। रिटर्निंग बोरोड इक्विपमेंट इज ए डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि रिटर्न करना है, जो इक्विपमेंट लिए थे एक्स्ट्रा ले लिए थे, ज्यादा ले लिए थे कि घटे नहीं उस समय, अब लौटाना है, तो ये पोस्ट इवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हु मैनेजेज क्राउड कंट्रोल, क्राउड कंट्रोल किसके द्वारा होता है, तो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। बहुत जगह इसमें डिसिप्लिन कमेटी लिखा रहेगा, तो आपको डिसिप्लिन कमेटी अगर ऑप्शन में होगा तो डिसिप्लिन कमेटी ही लिखना है। 74 ऊपर तक ले जाइए, 74 को यहां तो यस। मेकिंग आईडी कार्ड्स फॉर ऑफिशियल, ये किसका काम है, तो भी लॉजिस्टिक का ही काम है। सेंडिंग प्रेस रिलीज को सेंड करना है, ये मार्केटिंग का काम है, ठीक है, क्योंकि प्रेस रिलीज निकालते हैं किस लिए, प्रचार के लिए या फिर उसके बारे में बताने के लिए लोगों को। ऑर्गेनाइजिंग द ओपनिंग सेरेमनी, ये लॉजिस्टिक का ही काम, मैंने कहा कि ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी सबका लॉजिस्टिक का ही काम हो गया। चेकिंग द वेट साइज ऑफ इक्विपमेंट, वेट साइज इक्विपमेंट टेक्निकल कमेटी का काम है, क्योंकि वेट या साइज किसका निकालते हैं, कबड्डी वबड्डी जब भी होगा तो उसमें वेट, और अगर किसी चीज में साइज लंबाई चौड़ाई सब देखना है तो ये सारा कुछ इक्विपमेंट का भी वेट और ये सब सारा कुछ कौन देखेगा, तो वेट कैटेगरी का भी वेट और इक्विपमेंट का भी वेट सब देखेंगे टेक्निकल कमेटी। 78 से आइए, अरेंजिंग द साउंड सिस्टम, ये कौन है, लॉजिस्टिक। अब आपको हमको लगता है इतना से ना, इतना तरह का ऑब्जेक्टिव बताया था, आपके दिमाग क्लियर आ गया होगा कि क्या क्या कमेटी क्या कर रही है। फाइनलाइजिंग द थीम ऑफ द इवेंट, थीम ऑफ द इवेंट टॉप लेवल के द्वारा किया जाता है, चीफ गेस्ट टॉप लेवल के द्वारा किया जाता है। बजटिंग फॉर अनफॉरसीन एक्सपेंसेस, ये फाइनेंस कमेटी, जब भी बजट रिलेटेड आएगा तो फाइनेंस ही डालना है आपको। डीलिंग विथ स्पॉन्सर्स ब्रांडिंग, ये मार्केटिंग कमेटी है, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट सब
जो है कमिटी है जो कि इसको प्रचार से रिलेटेड है। कलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेशन फी, ये किसके द्वारा होगा? तो फाइनेंस के द्वारा होगा। लेकिन रूल्स जब भी होगा, रूल्स रेगुलेशन तब होगा फिर टेक्निकल कमेटी के द्वारा। 83 यस। पोस्टिंग डेली रिजल्ट्स ऑन द बोर्ड, ये टेक्निकल कमेटी को, डेली रिजल्ट तो टेक्निकल कमेटी जान रहा है, कौन जीता कौन हारा, किसको जीता घोषित किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, टेक्निकल। अरेंजिंग मेमेंटोज ऑफ फॉर गेस्ट, तो ये है लॉजिस्टिक के द्वारा। देखिए जितना चीज अरेंजमेंट हो रहा है, प्रचार प्रसार छोड़ दीजिए और टेक्निकल चीज छोड़ दीजिए, तो सारा कुछ लॉजिस्टिक के द्वारा ही होता है, रख रखाव जितना चीज है। क्लोजिंग सेरेमनी कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा होगा? ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी लॉजिस्टिक के द्वारा। एंश्योरिंग द गोल पोस्ट आर फिक्स्ड करेक्टिवली, अब कोई भी चीज गोल पोस्ट, वॉलीबॉल का पोल, खो खो का पोस्ट, ये सब कुछ भी ठीक से फिक्स है कि नहीं, चूना ठीक से लगा है कि नहीं, लाइन बेस सब ठीक है कि नहीं, लाइन ठीक है कि नहीं, मेजरमेंट ठीक है कि नहीं, सब कभी पूछेगा तो सब है टेक्निकल कमेटी। मैनेजिंग बॉल बॉयज, ये भी है टेक्निकल कमेटी। अब 88 यहां ले, 88 यस। हाँ, प्लानिंग द सिटिंग अरेंजमेंट, ये है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट का काम। इसी के अंदर अगर लिखा रहेगा डिसिप्लिन कमेटी या सिटिंग अरेंजमेंट कमेटी तो वो आ जाएगा। प्रिंटिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स, ये है फाइनेंस कमेटी का काम, सॉरी लॉजिस्टिक कमेटी काम है, और अगर इसके लिए पैसा जोड़ दिया तो फाइनेंस का काम हो जाएगा। अरेंजिंग एकोमोडेशन ऑफ रेफरी, ये जरूर, अच्छा एकोमोडेशन फॉर रेफरी के लिए लॉजिस्टिक, लेकिन अरेंजिंग रेफरी सिर्फ रहेगा तब आ जाएगा टेक्निकल। देख लीजिए, अरेंजिंग एकोमोडेशन फॉर रेफरी या अरेंजिंग फूड फॉर रेफरी तो लॉजिस्टिक। ठीक है, आगे 91 से। प्रिपेयरिंग द फिक्सचर टेबल, फिक्सचर टेबल किसका काम है? टेक्निकल। ये आप तो तुरंत समझ गए होंगे। अब फिक्सचर टेबल किसको कहते हैं? मैच खिलाने का जो होता है, कौन कौन कब मैच खेलेगा। मेकिंग पार्किंग अरेंजमेंट, पार्किंग अरेंजमेंट किसके होता है? लॉजिस्टिक। मैनेजिंग द इंफॉर्मेशन डेस्क लॉजिस्टिक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफिशियल बैचेज, ये भी लॉजिस्टिक। अब लॉजिस्टिक के बारे में आपको सब समझ में आ गया होगा। आप लॉजिस्टिक अगर कहीं पूछ देगा 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का, आप सब लिख दीजिएगा कि क्या क्या करता है। कीपिंग स्टॉक रजिस्टर ऑफ इक्विपमेंट, ये टेक्निकल, क्योंकि इक्विपमेंट से रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड। स्टॉक रजिस्टर टेक्निकल चीज है कि क्या आ रहा है, कितना खर्च होगा, कितना गया, तो वो। अब 95 से ऊपर 96 को यहां तक ले आइए, 96 ऊपर, यस। हैंडलिंग डिसिप्लिनरी इश्यूज ड्यूरिंग मैचेज, ये टेक्निकल और ज्यूरी ही जाएगा। अरेंजिंग, अगर हैंडलिंग डिसिप्लिनरी इश्यूज जो है ना ड्यूरिंग मैचेज है तो टेक्निकल, और हैंडलिंग डिसिप्लिनरी इश्यूज इन क्राउड या इन फील्ड तो उसमें यहां पर डिसिप्लिन कमेटी का लिखा रहेगा तो डिसिप्लिन कमेटी आ जाएगा। अरेंजिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर प्लेयर्स, ये भी लॉजिस्टिक ही होगा। मेकिंग अनाउंसमेंट ओवर द पीएस सिस्टम, ये भी लॉजिस्टिक का ही होगा, लेकिन इसके लिए अनाउंसमेंट कमेटी एक अलग से होता है लॉजिस्टिक के अंदर। लॉजिस्टिक के अंदर बहुत सारी कमेटियां बनी रहती, जो कि मैंने बताया हुआ है कि लॉजिस्टिक न करके वो अलग अलग कमेटी है, अधिकतर पब्लिकेशन के बुक में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो आपको मैंने दिखाया एनसीईआरटी बुक, उसमें लॉजिस्टिक कमेटी पहले लिखा है, उसके अंतर्गत ही डील किया सबको। मेकिंग ऑडिटिंग द अकाउंट्स पोस्ट इवेंट का अकाउंटिंग कौन करेगा? फाइनेंस ही करे, फाइनेंस कमेटी करेगा, जिसके अंदर ऑडिटर ये सब आते हैं और ऑफिस स्टाफ स्कूल के आते हैं, अगर स्कूल लेवल पे हो रहा है तो। इवेल्युएटिंग सक्सेस ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ये तो मार्केटिंग कमेटी ही करेगी। अब 100 से ऊपर हम लोग चले 101 से। ए बाय इज गिवन टू ए टीम टू मूव टू नेक्स्ट राउंड। अब देखिए बाई क्या है, अधिकतर लोग नहीं समझ पाते कि बाई क्यों दिया जाता है, तो उसको हम लोग एक सेपरेट जो है वीडियो में अच्छे से बताएं, क्योंकि अभी बताएंगे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना बता दे रहे हैं कि जब भी पावर ऑफ 2 में टीम्स नहीं है तो कोई ना कोई टीम को बाई बिना दी, यानी कि अगले राउंड में बिना पहुंचाए आप मैच नहीं करा सकते हैं, उसी को सिस्टम को ही बाई कहा जाता है, प्रीवियस राउंड में खेलने के सिस्टम को। बाई और सीडिंग में बहुत लोग कंफ्यूजन होता है, तो उसको भी मैं एक सेपरेट वीडियो अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, और नेक्स्ट ही वीडियो जो आएगा शायद उसी में मैं इसको कर देता हूं। In a knockout fixture, a team is eliminated after
1 लॉस। नॉकआउट को एलिमिनेशन टूर्नामेंट कहा जाता है। नॉकआउट फिक्चर टीम इज एलिमिनेटेड, क्योंकि एलिमिनेशन टूर्नामेंट एलिमिनेट हो जाता है पहला ही लॉस, 1 लॉस में ही एलिमिनेट हो जाता है। व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट? इन नॉकआउट टूर्नामेंट ए टीम इज वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड, एक बार हारा बाहर हो गया। डबल नॉकआउट में 2 मौका मिलेगा। नंबर ऑफ मैचेज नॉकआउट 11 टीम्स, n-1 होता है, यानी कि अगर 11 टीम्स हो तो 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 1 और 4 से। नंबर ऑफ मैचेज नॉकआउट 21, n-1 मैंने पहले ही कह दिया है तो 20 होगा। फॉर्मूला फॉर बाई, बाई का फॉर्मूला क्या है? तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 ग्रेटर द नंबर ऑफ टीम माइनस नंबर ऑफ टीम, यानी 2 पर पावर n माइनस नंबर ऑफ टीम्स। ठीक है, तो मुझे लगता है यहां B है 2 पर पावर n, जितना भी है, जैसे 16 से नीचे है, 8 से ऊपर है, तो 9 to 15 तक 16 से माइनस होगा, 17 आते ही 32 से माइनस शुरू हो जाएगा। ठीक है मैंने पहले कह दिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस को जब मैं पिक्चर बता दूंगा तो आपको एकदम एक नंबर नहीं कटने वाला है इसमें, इस तरह के कोई भी ऑब्जेक्टिव में। और 5 मार्क्स का आखिर में पिक्चर पूछता है अधिकतर, इसलिए मुझे उसको अलग से बताना ही पड़ेगा ठीक से। इफ टीम्स आर 7, नंबर ऑफ बाइज 1 होगा 1, क्यों? क्योंकि 7 तक में 8 से माइनस होगा। नेक्स्ट 7 से जस्ट ग्रेटर पावर ऑफ 2 में क्या है? 2, 4, 8, तो 8 से माइनस होगा 1। इफ टीम्स आर 19, नंबर ऑफ बाइज इज, तो 32, 16 से ऊपर होगा 32 माइनस 19, यानी कि 32 माइनस 19 13 बाई होगा। इफ टीम्स आर 11, टीम्स इन अपर हाफ, 11 है तो n+1/2 ऊपर, n-1/2 नीचे। बाई जस्ट उल्टा हो जाता है, nb+1/2 जो है नीचे, nb-1/2 ऊपर हो जाता है। तो इफ टीम्स आर 11, अपर हाफ में कितना होगा? तो 6 होगा। ठीक है, 1 और 9 तो इफ टीम्स आर 11, टीम्स इन लोअर हाफ कितना होगा? तो नीचे कितना होगा? कम होगा, यानी 5 होगा। इफ टीम्स आर 8, नंबर ऑफ बाई 0 होगा। द फर्स्ट बाई इज गिवन टू, फर्स्ट बाई किसको कहा जाता है? देखिए बाई देने का सिस्टम क्या है? सबसे ऊपर अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर हाफ टीम, अपर मोस्ट पार्ट, सॉरी लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ लोअर हाफ टीम, ये पहला सबसे नीचे, दूसरा सबसे ऊपर, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर हाफ टीम। उसका तीसरा अपर मोस्ट पार्ट ऑफ लोअर हाफ टीम, एंड फोर्थ लोअर हाफ ऑफ अपर हाफ। लोअर हाफ जो है, जो लोएस्ट टीम है, लोएस्ट टीम ऑफ अपर हाफ, तो अपर मोस्ट टीम, लोएस्ट टीम, इसको लेके चलेंगे, यानी सबसे नीचे सबसे ऊपर, नीचे का सबसे ऊपर सबसे नीचे, ऐसे ही चलते रहेंगे हम लोग बाइक में, और इसी अनुसार बाइक चलते रहेगा। द फर्स्ट बाई इज गिवन टू द बॉटम टीम लोअर हाफ, ये होगा बॉटम टीम लोअर हाफ फर्स्ट बाई। ठीक है, द सेकेंड बाई इज गिवन टू अपर मोस्ट टीम, टॉप टीम अपर हाफ। इफ बाई आर 5, नंबर ऑफ बाई इन लोअर हाफ, अगर 5 बाई है तो नीचे कितना होगा? 2 होगा। नीचे 5 बाई तो 3 है, तो नीचे में 2 होगा। क्या गलत दिया हुआ? 1 मिनट, ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए। इफ बाइज आर 5, द नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ, देखिए अपर हाफ में बाई कम होगा, बाई नीचे ज्यादा होगा, टीम ऊपर ज्यादा होगा और बाई कम होगा। यानी कि जब ऊपर हाफ पे पूछ रहा है, नंबर अपर हाफ पूछ रहा है, तो यहां पर बाई होगा 2। ठीक है, लोअर हाफ पूछता तो बाई देता 3। ठीक है, इफ बाई 5, नंबर ऑफ बाई लोअर हाफ, तो यहां पर होगा 3। ठीक है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इज ऑल्सो कॉल्ड, राउंड रॉबिन देखिए इसी को जो है लीग टूर्नामेंट कहा जाता है, इसी को बर्जर सिस्टम भी कहा जाता है। याद रखिए, कभी कभी ये भी पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। इन लीग टूर्नामेंट ईच टीम प्लेज विथ एवरी अदर टीम। ठीक है, हर एक टीम हर एक से खेलता है, यही है लीग टीम या राउंड रॉबिन टीम। आगे बढ़ेगा 117, फॉर्मूला फॉर मैचेज इन सिंगल लीग एंड टीम्स, तो बी n इंटू n-1/2, फॉर्मूला सिंगल लीग में n इंटू n-2, डबल लीग अगर पूछ दिया तो बाई 2 सिर्फ हटा दीजिए, n इंटू n-1, इतना ही रहेगा। नंबर ऑफ मैचेज सिंगल लीग टीम फॉर 6 टीम, तो 6 इंटू 5/2, यानी कि 6 इंटू 5 30/2, ये कितना होगा? 15 है कहीं? हाँ, यही आंसर होगा 15। मैंने आंसर नीचे लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को, क्योंकि ये इसका पीडीएफ जब देखिए तो आंसर के साथ देख लीजिएगा। नंबर ऑफ मैचेज इन डबल लीग फॉर 6 टीम, डबल लीग मैंने क्या कहा? n इंटू n-1/2 नहीं होगा, यानी 6 इंटू 5 एंड 30। साइक्लिक मेथड इज यूज्ड इन, साइक्लिक मेथड किसमें यूज होता है? लीग में यूज होता है। साइक्लिक, स्टेयरकेस और टैबुलर, ये 3 मेथड जो आपके सिलेबस में है,
और ये तीनों मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको, चिंता नहीं कीजिए। स्टेयरकेस मेथड इज यूज्ड इन तो लीग। अब आगे बढ़ाइए इसको। 120 टेबुलर मेथड यूज इन, मैंने पहले कहा 3 मेथड है, स्टेयरकेस मेथड है, टेबुलर मेथड है, साइक्लिक मेथड, सब लीग का है। सीडिंग इज यूज्ड टू अवॉइड स्ट्रॉन्ग टीम्स मीटिंग अर्ली, यही होगा, क्योंकि यही सीडिंग और बाई में अंतर है। बाई होता है पावर ऑफ 2 मिलाने के लिए, नेक्स्ट में खिलाने के लिए, लेकिन सीडिंग होता है स्ट्रॉन्ग टीम को अलग रखने के लिए। स्पेशल सीडिंग टीम्स प्ले डायरेक्टली इन क्वार्टर फाइनल होता है, क्वार्टर और सेमीफाइनल बी डायरेक्ट खेलता है। विच टूर्नामेंट इज बेस्ट टू फाइंड द मोस्ट डिजर्विंग विनर, ये होगा लीग। कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट आर पार्ट ऑफ, तो नॉकआउट में ही कॉन्सोलेशन भी होता है, जो हार जाते हैं वो भी चैलेंज टूर्नामेंट। और ये अधिकतर जो है जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होते हैं उसमें होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेगा, ऊपर 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 127 इफ टीम्स आर 13 नेक्स्ट पावर ऑफ 2 इज 16, इफ मैचेज आर 15 नंबर ऑफ टीम्स इन नॉकआउट 16। नंबर ऑफ टीम्स यहां पर क्लियर नहीं किया है, नंबर ऑफ जो है ना ये क्या कहते हैं, इफ मैचेज आर 15, अगर मैच 15 है तो टीम कितना होगा, तो +1 होगा, क्योंकि n - 1 15 है तो n + 1 यानी 16। हाउ मेनी राउंड्स इन नॉकआउट फॉर 16 टीम, कितना, देखिए राउंड का भी पूछेगा तो देखिएगा कि कितने पावर ऑफ टीम है। 2 टीम है तो 2 पर पावर 1, 2 टीम है तो 2 पर पावर 1 यानी 1। 3 टीम है तो उससे पार हो गया तो 2 पर पावर 2 में चल जाएगा। 4 तक वही रहेगा। 5 से 2 × 2 × 2 है, 3 राउंड हो जाएगा। 8 तक, 8 से जैसे ही पार जाएगा तो 16 तक 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा, 4 राउंड हो जाएगा। 16 से भी ज्यादा होगा 32 तक 5 राउंड रहेगा, ये याद रखिएगा। चलिए यहां हाउ मेनी राउंड्स इन नॉकआउट इन 11 टीम्स, 11 टीम में नॉकआउट कितना होता है, तो 11 टीम्स में नॉकआउट हाउ मेनी राउंड्स क्या मैंने कहा था 16 तक, 9 to 16 सब में 4 ही रहेगा। 9 to 16 कुछ ही पूछेगा, 17 to 32 कुछ ही पूछेगा, 5 रहेगा राउंड। द थर्ड बाय इज गिवन टू, थर्ड बाय किसको, सबसे नीचे सबसे ऊपर, नीचे का सबसे ऊपर, यानी कि लोअर हाफ का टॉप टीम को मिलेगा। द फोर्थ बाय गिवन टू, तो ऊपर का सबसे नीचे, यानी कि बॉटम टीम अपर हाफ, बॉटम टीम अपर हाफ को मिलेगा। इफ टीम्स आर 17 हाउ मेनी बाइज, तो 32 - 17 कितना होना चाहिए, 15 बाइज होना चाहिए। इफ टीम्स आर 17 हाउ मेनी राउंड्स, तो मैंने कहा 16 से लेकर 32 तक 5 राउंड ही होगा। 16 to 32, 17 से लेकर 32 तक 5 राउंड। बाय इज ए डैश सिस्टम, बाय इज ए प्रिविलेज सिस्टम, क्योंकि प्रिविलेज दिया था किसी को कि फर्स्ट राउंड नहीं खेलना है। लीग कम नॉकआउट कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, लीग कम लीग, नॉकआउट कम नॉकआउट, ये 4 तरह का कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है। मेथड टू डिसाइड विनर इन लीग, 2 तरह का मेथड होता है, अमेरिकन मेथड और ब्रिटिश मेथड होता है, बोथ A and B होगा। ब्रिटिश मेथड का फॉर्मूला क्या, देखिए दोनों का फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में ही दे दिया है, ताकि आप इसी बहाने याद कर ले, कभी पूछता है 2 मार्क्स में, व्हाट इज द ब्रिटिश मेथड ऑफ टूर्नामेंट, ये कैलकुलेटिंग विनर इन लीग टूर्नामेंट, तो ये डालिएगा, और अगला क्वेश्चन शायद होगा अमेरिकन पे भी। ब्रिटिश मेथड फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से कैसा होता है, तो पॉइंट्स ऑब्टेन्ड, पॉइंट्स कैसे ऑब्टेन होता है मैं लीग में बताता हूं। विनर को मिलता है, जो जीता उसको 2 पॉइंट, जो हारा उसको 0 पॉइंट, और अगर ड्रॉ किसी भी हालत में हो गया तो 1-1 पॉइंट दोनों को, ठीक है। अगर मैच नहीं भी हो पाया तो 1-1 दोनों को। तो पॉइंट ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल, ठीक है, टोटल पॉसिबल इंटू 100, टोटल पॉसिबल यानी सब में 2-2 मिलता तो कितना होता, जैसे कि 6 टीम खेल रही है लीग, तो 5 मैच खेलेगा, 5 मैच में खेलेगा तो 5 में जीतता तो 10 पॉइंट, तो टोटल पॉसिबल पॉइंट 10 हो गया। लेकिन उसको मिला कितना, तो मान लीजिए 2 जीता था तो 4 मिला, 1 ड्रॉ कर दिया तो 5 मिला, 5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 करके उसका निकाला जाए ब्रिटिश में। अमेरिकन मेथड फॉर्मूला, ये मैंने पहले ही कहा कि ये जस्ट नीचे होना चाहिए। तो मैचेज, इसमें है मैचेज 1, इसमें क्या है पॉइंट ऑफ 10, यहां मैचेज 1 डिवाइडेड बाय मैचेज प्लेड, जितना मैच जीता और जितना मैच खेला डिवाइड करके इंटू 100, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। पॉइंट्स फॉर विन इन लीग जनरल,
पॉइंट्स ऑफ विन इन लीग, तो हम पहले ही बता दिए कि विनर को 2 पॉइंट मिलता है, लूजर को 0 मिलता है, अगर ड्रॉ हो गया तो 1 मिलता है। आगे बढ़ाइए। पॉइंट्स ऑफ ड्रॉ इन लीग तो 1 तो मैंने पहले ही कहा हुआ है। इफ 4 टीम्स प्ले लीग टोटल राउंड्स, अगर 4 टीम खेल रहा है तो कितना राउंड होगा, तो 3 राउंड होगा। कैसे, तो 2 में एक ही, 2 into power 1 2 एक ही होगा, 4 होते ही 3 4 हो गए तो 2 राउंड होगा। तो इसमें सेमीफाइनल फाइनल, लेकिन यहाँ लीग खेल रहा है लोग, नॉकआउट नहीं, नॉकआउट खेलता 2 ही राउंड होता है। लीग खेले तो लीग में याद रखिएगा, जब भी अगर इवन है तो -1 राउंड होगा, और अगर ऑड है तो एज सेम एज नंबर ऑफ टीम होगा। अगर 7 टीम है तो 7 राउंड होगा, 9 टीम है 9 राउंड्स हो गए, अगर 8 टीम है तो 7 राउंड्स हो गए। यानी जब भी लीग में राउंड पूछेगा, याद रखिएगा, लीग में जब भी राउंड पूछेगा तो आपको क्या करना है, इवन है तो -1, ऑड है तो एज सेम एज नंबर ऑफ टीम। ठीक है, अब आगे देखिए। ये 5 टीम्स प्ले लीग टोटल राउंड्स, तो मैंने क्या किया, एज सेम एज नंबर ऑफ टीम, यानी 5 ही होगा। इन साइक्लिक मेथड इफ टीम्स आर इवन, टीम 1 इज फिक्स हो जाता है। साइक्लिक मेथड में, मैं मेथड बताऊंगा तो भी समझ में आएगा। साइक्लिक में 1 फिक्स हो जाता है, और साइक्लिक में ही अगर ऑड हो गया तो बाई फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट आगे। इन साइक्लिक मेथड इफ टीम आर ऑड डैश इज फिक्स्ड, तो बाई इज फिक्स्ड, मैंने पहले बता दिया आपको। स्टेयरकेस मेथड लुक्स लाइक स्टेप्स की तरह दिखाई देता है। विच फिक्सचर इज मोस्ट इकोनॉमिकल या फास्टेस्ट, तो नॉकआउट है, क्योंकि हारते ही बाहर हो जाते हैं, तो इकोनॉमिकल है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। फास्टेस्ट है, जो हारा बाहर गया जल्दी खत्म हो गया। विच फिक्सचर गिव्स टीम्स मोर चांसेस, तो लीग में बहुत चांस मिलता है क्योंकि सबको सबसे खेलना है। बर्जर सिस्टम इज अनदर नेम फॉर, मैंने पहले बताया था, बर्जर सिस्टम में कहा जाता है किसको, राउंड लीग को या राउंड रॉबिन को ही। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने ही सिस्टम निकाला था, बर्जर जी ने ही। टूर्नामेंट फॉर वेरी लार्ज नंबर ऑफ टीम्स कौन सा रहेगा, तो कॉम्बिनेशन है कि कम, जितना भी वर्ल्ड कप होता है, फीफा वर्ल्ड कप हो, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो, ये सब कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा टीम होता है, क्या होता है, ABCDE 4 5 6 जो है अलग अलग पूल में डाल के लोग आपस में पहले लीग कराते हैं, उसमें से जो जीतता है वहां से निकाल के डायरेक्ट क्वार्टर सेमीफाइनल शुरू करते हैं ताकि जल्दी खत्म हो जाए। तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। टू डिटरमाइन थर्ड प्लेस इन नॉकआउट वी नीड, to determine third place in knockout round we need more buys, एक्स्ट्रा मैच बिटवीन लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट, यही आंसर होगा। मैंने ऐसे ही बताया था कि अधिकतर देखिएगा कौन सा एक्स्ट्रा है, क्योंकि जब हम लोग थर्ड प्लेस के लिए खेलेंगे, दोनों सेमीफाइनल में जो लूज किया है उसके बीच खेलाते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ड लाइन मैच। इसी को हार्ड लाइन मैच भी कहा जाता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि व्हाट इज हार्ड लाइन मैच, टू डिटरमाइन द थर्ड प्लेस टीम इज कॉल्ड हार्ड लाइन मैच। इफ बाइज आर 7 बाइज इन लोअर हाफ, लेकिन लोअर हाफ में कभी भी ज्यादा होगा, बाई का मामला है, टीम का मामला, टीम होगा तो अपर हाफ में ज्यादा होगा, बाई हो तो लोअर हाफ में ज्यादा होगा, तो 7 में 4 बाई होगा। इफ बाइज आर 7 बाई इन अपर हाफ तो 3 होगा। सीडिंग इज गिवन टू टीम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ाइए। इन ए फिक्चर ऑफ 16 टीम्स 1 मीट, टीम 1 मीट्स टीम 2। जब फिक्चर बनाएंगे ना आप ऐसे लाइन से, तो टीम 1 टीम 2 के साथ मैच करता है 16 टीम में। लेकिन अगर 17 है तो फिर बाई 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 में बटेगा, तो कौन किससे खेलेगा आपको पता नहीं चलेगा, वहां 5वां और 6वां टीम खेलता है पहला। इफ 10 टीम्स प्ले सिंगल लीग मैचेज, कितना मैच होगा, सिंगल लीग खेल रहा है तो 10 into 9 90 by 2 यानी 45। लीग कम लीग इज यूज्ड इन, लीग कम लीग कहां यूज होता है, तो वर्ल्ड कप्स में या ग्रुप स्टेजेस में तय होता है। क्या होता है, सब अपने अपने ग्रुप में लीग खेलने के बाद जो टॉप मोस्ट टीम होते हैं फिर अलग से लीग खेलते, तो लीग कम लीग टूर्नामेंट होता है। यहां से बढ़ाइए। चैलेंज टूर्नामेंट आर यूजुअली फॉर, चैलेंज टूर्नामेंट किसके लिए होता है, इंडिविजुअल गेम्स के लिए। मैंने पहले ही बताया था, चैलेंज जो टूर्नामेंट होता है वो सब इंडिविजुअल गेम के लिए होता है। इंट्रा, अब इंट्रा म्यूरल एक्स्ट्रा म्यूरल में हम आ गए। इंट्रा मीन्स इनसाइड या विद इन, इंट्रा मीन्स इनसाइड और विद इन, तो विद इन द वॉल जब टूर्नामेंट होता है एक इंस्टीट्यूशन के अंदर, ये इंट्रा म्यूरल, और जब दो या दो ज्यादा इंस्टीट्यूशन खेलते हैं तो एक्स्ट्रा म्यूरल। ठीक है, म्यूरल मीन्स वॉल, मैंने पहले बता दिया 163। इंट्रा म्यूरल्स आर फॉर स्टूडेंट्स ऑफ, इंट्रा म्यूरल किसके लिए, सेम इंस्टीट्यूशन के लिए होता है। एक्स्ट्रा म्यूरल होता है दो या दो ज्यादा इंस्टीट्यूशन के लिए, डिफरेंट। गोल फॉर इंट्रा म्यूरल इज मास पार्टिसिपेशन, ताकि अधिकतर बच्चे खेल सके।
ए गेम फॉर एवरी चाइल्ड, यही मेन इसका मोटो है कि हर एक को किसी न किसी गेम में पार्टिसिपेट कराए। इसीलिए स्पोर्ट्स डे होता है स्कूल में, इसीलिए हाउस वाइज मैचेज होते हैं स्कूल में, क्लास वाइज मैचेज होते हैं, इसीलिए होते हैं कि मास पार्टिसिपेशन हो सके। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, ठीक है। एक्स्ट्रा म्यूरल कंपटीशन आर बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होगा। एक्स्ट्रा म्यूरल्स हेल्प इन, किस लिए, तो सोशल इंटीग्रेशन के लिए। और आगे बढ़ाइएगा 168 तक ऊपर चलिए। अब थोड़ा नीचे, विच प्रोवाइड्स अ बेस फॉर सेलेक्टिंग स्कूल टीम। इंट्राम्यूरल के द्वारा हम लोग स्कूल टीम चुनते हैं, तब फिर एक्स्ट्राम्यूरल में ले जाते हैं। एक्स्ट्राम्यूरल्स इंप्रूव डैश स्टैंडर्ड, क्या, तो टेक्निकल और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स डे इज यूजुअली एन इंट्राम्यूरल, क्योंकि स्कूल के अंदर ही होगा। इंटर स्कूल कंपटीशन इज एन एक्स्ट्राम्यूरल। 172 तक ऊपर तक ले जाइए। अब हम लोग स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आ गए। और हेल्थ अवेयरनेस यूनिटी के लिए होता है स्पेसिफिक, क्या, तो हेल्थ रन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, रन फॉर फन, रन फॉर यूनिटी, सारा कुछ। तो हेल्थ अवेयरनेस एंड यूनिटी। हेल्थ रन इज टू रेज हेल्थ अवेयरनेस। रन फॉर फन इज फॉर एंजॉयमेंट एंड फिटनेस। रन फॉर यूनिटी प्रोमोट्स, क्या करते हैं, पीस एंड ब्रदरहुड। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज कुड बी फॉर, तो इन्वायरमेंट या क्लीननेस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ाइए आगे और बढ़ाइए आगे। स्पोर्ट्स प्रोग्राम दैट इन्वॉल्व्स ए लार्ज पॉपुलेशन, ये है कम्युनिटी स्पोर्ट्स। इसको कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम ही कहा जाता है सबको। कम्युनिटी स्पोर्ट्स आर डैश एक्टिविटीज, यानी कि लो थ्रेशोल्ड एक्टिविटीज है। इसमें आराम से लोग आपस में मिलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया इज, ये याद रखिए क्योंकि बहुत बार पूछता है, 29 अगस्त। ये क्या, किस लिए मनाया जाता है, यही पूछ देता है। तो ध्यानचंद जी का बर्थडे के रूप में। ध्यानचंद जी जो हॉकी के जादू कहे जाते हैं। नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट्स किसके द्वारा, मेजर ध्यानचंद आ ही गया आगे। फिट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 2019, फिट इंडिया मूवमेंट। और इसके पहले खेलो इंडिया जो है वो 2018 में आ गया था। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिट इंडिया बी टू मेक फिटनेस ए वे ऑफ लाइफ। इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज इंप्रूव लीडरशिप, क्योंकि इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज में जिसको कैप्टन बनाते हैं उसके लीडरशिप क्वालिटी विकसित होती रहती है। एक्स्ट्राम्यूरल एक्सपेंड द हॉरिजन या एक्सपीरियंस, क्योंकि बाहर से हम लोग जुड़ते हैं। इंट्राम्यूरल प्रोवाइड रिक्रिएशन टू स्टूडेंट्स, आगे ले चलिए। आउटसाइड द बाउंड्री रेफर्स टू एक्स्ट्राम्यूरल। प्लानिंग फॉर स्पोर्ट्स डे शुड स्टार्ट, कितना दिन पहले, तो 2-3 मंथ पहले से शुरू हो जाना चाहिए। आगे ले चलिए 189। प्राइमरी फंक्शन ऑफ रन फॉर अवेयरनेस एजुकेशन ऑन ए टॉपिक, क्योंकि किसी चीज के लिए अवेयर करने के लिए ही इसको कराते हैं हम लोग। स्पोर्ट्स इवेंट्स मैनेजमेंट रिक्वायर्स कलेक्टिव टीम वर्क, कोई भी चीज है कलेक्टिव टीम वर्क है, किसी चीज को हम लोग सफल करना चाहते हैं तो। इंट्राम्यूरल्स हेल्प इन फाइंडिंग डैश टैलेंट, यानी हिडन टैलेंट। और एक्स्ट्राम्यूरल्स आर डैश इन नेचर, कॉम्पिटिटिव इन नेचर। अब एक चीज और लास्ट देखिए, अभी हम लोग 192 क्वेश्चन हल किए, लेकिन इसमें असर्शन रीजनिंग और फिर जो है, लेकिन आप सारा कर लीजिएगा। इतना कंसेप्ट क्लियर है तो आप असर्शन रीजनिंग भी कर लीजिएगा, और अगर मैचिंग आया तो भी कर लीजिएगा। सभी को हम लोग साथ मिलकर आगे गए तो चले, क्योंकि एग्जाम से पहले तक सब कुछ अच्छे से तैयार करना हम लोग को। एक लाइन में हमेशा बोलता हूं कि जब भी कोई एम बनाते हैं या हम लोग जब खेल में एक बात बोलते हैं, या तो पूरा जान लगा दो या फिर जाने दो। तो हम लोग को जान लगा देना है, जाने नहीं देना है, सबको 100 लाना है। ऑल द बेस्ट।